भोजन समझकर आइए हम सब संकल्प लेते हैं। मैं सरस्वती साधक वांग देवी वीणा पाणिनी को आराध्य मानकर कर्तव्य बोध दिवस पर संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं अपने कर्म द्वारा इस देश के प्राचीनतम महान जीवन मूल्यों को समाज में पुण्य स्थापित करने का पूरा प्रयास करूंगी तथा आदर्श शिक्षिका के रूप में अपने जीवन को तिल तिल कर समर्पित करते हुए छात्रों का सर्वांगीण विकास कर अपने राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु स्तर पर पहुंचाने में अपना पूरा योगदान करूंगी। हे मां शारदे, ऐसा वर दो कि हमारी वाणी से भी वीणावत मधुर स्वर ही निकले। धन्यवाद अंजू दीदी। अब ज्यादा समय ना लेते हुए, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी आज की मुख्य वक्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं सीधे उनको आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर मोनिका अरोड़ा जी अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर मोनिका अरोड़ा। क्योंकि मैं मेन वकील हूं तो सामने से वो टुकड़े टुकड़े गैंग ही आता है हमेशा, और जिस तरह की वो दलीलें देते हैं और जिस तरह की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि इनके शिक्षक कौन होंगे जो इनके मन में ऐसी जहर डाल रहे हैं। इनफैक्ट जब ये सब नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तो तब जो ऑर्डर हुआ था कन्हैया कुमार का बेल ऑर्डर, उसके अंदर जो जज ने लिखा था वो हम सबके लिए एक रेड अलर्ट है। उसने कहा कि हमें पहचानना होगा कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, वहां के बच्चों में जहर आया तो आया कहां से। तो उसके बाद जब वहां के शिक्षकों का एनालिसिस किया तो कुछ ऐसे लोग पाए जो शायद, जिसको कहते हैं ना कि नीम पर तो निमोली ही होगी और आम के पेड़ पर आम ही होगा। जिस बात के वहां पर कुछ शिक्षक मैं कहूंगी 80%, 90% शिक्षक राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्र की बात करते हैं, वो देश की बात करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के टुकड़े की बात करते हैं। तो बच्चा कैसा है, वो भारत माता की जय बोलेगा, वो वंदे मातरम करेगा, या बोलेगा भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। तो वो देखना हो तो उसके शिक्षक को देख लो, स्कूल से लेकर कॉलेज तक और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आप शिक्षक को देख लो, किस शिक्षक का शिष्य है, तो ध्यान में आ जाएगा कि उसको शिक्षा भी कैसी मिली है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं जय भगवान जी को सुनती हूँ या राजेंद्र जी को सुनती हूँ, सुदेश जी को देखती हूँ जो जिया की मेंबर भी हैं, या सरोज जी को देखती हूँ, मैं जिसको भी देखती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सभी टीचर्स का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। कारण क्या है कि जो इंजीनियर है वो तो बिल्डिंग बनाता है, वो सड़क बनाता है, वो पुल बनाता है। हम जो अधिवक्ता है, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हम केसेस लड़ते हैं, केसेस बनाते हैं, केसेस बिगाड़ते हैं। लेकिन आप जो शिक्षक हैं, आप तो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, आप तो इस समाज का, इस राष्ट्र का, इस पूरे विश्व का भविष्य बनाते हैं। और खासकर मैं अगर कहना चाहूं तो जो प्रेजेंट जनरेशन है वो ज्यादा आइडेंटिफाई करता है ऑडियो विजुअल से। आप ऐसे लिखेंगे और आप 2 मिनट का अगर कोई वीडियो डाल देंगे तो वीडियो से ध्यान आएगा, लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चे उसको देखते हैं सारे। तो जब से मैंने और सभी लोगों ने हमने तारे जमीन पर पिक्चर देखी, तब ऐसा लगा कि ये बच्चे तो तारे हैं जो बिखरे हुए हैं, जो आसमान से आए हैं, जो दिव्य हैं, जो भव्य हैं, अपने आप में सब अनोखे हैं, सब में कुछ ना कुछ विशेष बात है। तभी तो ईश्वर ने उनको जन्म दिया है यहाँ पर
ये हम शिक्षक हैं कि हम वो पारस बने जो उन बच्चों का, उन तारों को हाथ लगाते ही उनको चमका सके, उनका भविष्य उज्जवल बना सके। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं शिक्षक और शिष्य, स्टूडेंट और टीचर, इनके रिलेशनशिप को कैसे देखना चाहूंगी, तो मुझे ध्यान आती है ये पिक्चर तारे ज़मीं पर, जहां वो ईशान नंद किशोर अवस्थी, एक 8 साल का, हमें ध्यान है सब लोगों को, कौन नहीं रोया सिनेमा हॉल में इस पिक्चर को देखकर, किसकी आंखें गमगीन नहीं हुई थी, किसके मन में ये नहीं हुआ कि हमने कितनी गलतियां की होंगी, शायद घर में अपने बच्चों के साथ की होंगी, शायद स्कूल में की होंगी या पड़ोस में की होंगी। हमने क्यों कंपेयर कर दिया दो बच्चों को? घर में ही कहते ना, वे अपने भाई को दे, कितना अच्छा है पढ़ाई में, कितना अच्छा है स्पोर्ट्स में, तू बड़ा होकर चने बेचेगा, तू कुछ नहीं कर सकता इस जीवन में, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। उस बच्चे के शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर भी आघात होता है। अब देखिए इस पिक्चर को जब देखा, वो 8 साल का, वो डिस्लेक्सिक पेशेंट था, ईशान नंद किशोर अवस्थी, ना पढ़ पाता था, ना समझ पाता था, ना लिख पाता था। पिता ने कहा नालायक है, कुछ नहीं कर सकता, भाई को देख कितना बढ़िया है, एकेडमिक्स में बढ़िया है, पढ़ाई में बढ़िया है, इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, टॉप करता है, स्पोर्ट्स में बढ़िया है, तू तो हमारे नाम पर कलंक है, चल जा। उसको एज पनिशमेंट बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। और बोर्डिंग स्कूल में टीचर्स ने क्या कहा, अच्छा बच्चे, वहां तो तूने बहुत मजे कर लिए, अब तू यहाँ आया ना, तेरे को हम देखेंगे, तेरे को हम देखेंगे, तुझे इंसान बनाकर रहेंगे। वो बच्चा जो अपने परिवार से दूर हो गया था, जिसके पेरेंट्स ने उसको समझा नहीं या टीचर्स ने नहीं समझा, रोज क्लास के अंदर उसकी इंसल्ट होने लगी, वो मायूस हो गया, जिंदगी से हार गया, उसने बातचीत करनी बंद कर दी, चुप हो गया और अल्टीमेटली उसको लगा मैं आत्महत्या कर लूं। वो छत पर चढ़ गया कि मैं आत्महत्या करूंगा, पर तभी उसका एक दोस्त था जो अब खुद अपाहिज था, वो गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसको नीचे लेकर आया। पर एक चुपचाप गमगीन बच्चा, किसी को परवाह नहीं थी कि आर्ट्स में अच्छा है, किसी को परवाह नहीं थी कि इसको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। नोबडी हैड द टाइम, ना पेरेंट्स के पास, ना फादर के पास, ना मदर के पास टाइम, ना टीचर्स के पास टाइम, ना किसी और के पास टाइम। बच्चे मजाक उड़ाते हैं। ऐसे कितने बच्चे हमें रोज दिखते हैं। मैं कहती हूँ अपने घर में दिखते हैं, अपने रिश्तेदारों में दिखते हैं, अपनी क्लासेस में दिखते हैं। क्या हमारे पास समय है? ईशान को निकुंभ सर मिले, वो निकुंभ सर जो अभी आपने जो शपथ पत्र पढ़ा ना, संकल्प पत्र, वो निकुंभ सर जिनके लिए पढ़ाना उनका पैशन था, जिन्होंने ये नहीं कहा अरे मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन पाया तो शिक्षक बन गया, नहीं, वो टीचर बना आउट ऑफ चॉइस। उसने कहा मुझे 7 जन्म भी बनेंगे मिलेंगे, मैं टीचर ही बनना चाहूंगा। वो टीचर बना आउट ऑफ चॉइस। वो अपने आर्ट के सब्जेक्ट को इतना प्यार करता था, उसके लिए वो आर्ट का सब्जेक्ट पूजा थी। उसके लिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो बिखरे हुए थे, कि वो तारे थे जो टिमटिमाते होने चाहिए। उसने देखा सब बच्चे खुश हैं, मैं सबको एंटरटेन करता हूं, उनको बाहर ले जाता हूं, नाचता हूं, गाता हूं, पर ये एक बच्चा है, ये चुप रहता है, ये ना ड्राइंग करता है, पढ़ाई लिखाई में भी टीचर्स की कंप्लेंट है, ये कुछ नहीं कर पाता, ये मायूस सा कोने में खिड़की के बाहर देखता रहता है। बाकी टीचर्स कहते हैं वो तो गधा है, वो तो ड्रीमर है, उसको तो सपने दिन में आते हैं। ये कहता नहीं, जो ड्रीमर होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, वो 4 दीवारी में कैद नहीं होते हैं, वो आसमान को भी ब्लू ना बनाए, रेड तो बना ही सकते हैं, ब्लैक तो बना ही सकते हैं, ये भी क्रिएटिविटी है। उसको उसने टाइम दिया, उसको उसने प्यार दिया, केवल समय दिया, प्यार दिया, उसका दोस्त बन गया। तब ध्यान में आया इसको तो प्रॉब्लम है जो कोई नहीं समझ पाया, उसके अपने पेरेंट्स नहीं समझ पाए। वो मुंबई गया, मुंबई जाके उसके पेरेंट्स से बात की, वहां उसकी पुस्तकें देखी, इतनी अच्छी ड्राइंग, ये तो विलक्षण प्रतिभा का मालिक है ये बच्चा। उसके बाद वापस आया, लगातार उसके साथ एंगेज किया अपने आप को, एक्स्ट्रा टाइम दिए और धीरे धीरे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होता ना, जिसके पास वो डिग्री नहीं होती, जो पेरेंट्स बाहर दिखा ना पाए, देखो जी हमारा बच्चा 1st, 2nd, 3rd आया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा पीछे हो जाता है। पेरेंट्स डोंट बिलीव इन हिम, टीचर्स डोंट बिलीव इन हिम, समाज उसमें बिलीव नहीं करता, फ्रेंड्स उसमें बिलीव नहीं करते, वो अपने आप में बिलीव नहीं करता।
शायद हम में से बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी अपनी जिंदगी में ईशान रहे होंगे। हम डिसलेक्सिक नहीं रहे होंगे, लेकिन शायद हम इतने इंटेलिजेंट कभी नहीं थे, शायद हम मैथ्स में अच्छे नहीं थे, हम साइंस में अच्छे नहीं थे, पर हमें उस निकुंभ सर की तलाश हमेशा थी। और अंत में क्या हुआ, उसकी प्रतिभा को जब ऊपर किया, वो ड्राइंग से उसका कॉन्फिडेंस आया, उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो गई, उसकी लिखावट भी अच्छी हो गई, उसकी समझ भी अच्छी हो गई। जो प्रॉब्लम चाइल्ड था उसने टॉप किया आर्ट्स के एग्जाम में, और उसके निकुंज सर को सेकंड प्राइज मिला। वो बच्चा हमेशा के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन गया। स्कूल को, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को उस पर नाज था, और वो टीचर्स जो उसको हमेशा लताड़ते थे ड्राइंग में, शायद वो फेल हो गए उस कंपटीशन में, एक पेड़ भी नहीं बना पाए। इसीलिए कोई बच्चा किस में अच्छा है, कोई बच्चा किस में अच्छा है, इन बच्चों को निकुंभ सर की तलाश है। हम जितना भी कर सके, जितना भी बन सके, हम वो निकुंभ सर बने जो अपने स्टडीज के प्रति, अपने टीचिंग के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति वी आर पैशनेट अबाउट इट। यानी हमें 7 जन्म भी मिलेंगे हम मैथ्स ही पढ़ाएंगे, हमें 7 जन्म भी मिलेंगे हम हिंदी ही पढ़ाएंगे। जैसे मुझे अगर 17 जन्म भी बनेंगे मैं लॉयर ही बनूंगी, क्योंकि मैं लॉ के माध्यम से जितना इस देश का और हिंदुत्व का काम कर सकती हूँ, जितना मेरे बस में है, जितना ईश्वर की कृपा होती है उतना करती हूँ। वो जो पैशन होता है वो हमारे ऑरा में दिखता है। हम जब क्लास में एंटर करते हैं पढ़ाने के लिए, वो जो मैथ्स के प्रति, हिंदी के प्रति प्यार है ना, उस प्यार में सब बच्चे अभी भोर हो जाते हैं, वो उन बच्चों तक पहुंचता है। बच्चे कहते हैं पहले सब्जेक्ट अच्छा नहीं था, ये टीचर बहुत अच्छे हैं, इसके कारण से हमारा सब्जेक्ट से प्यार हो गया। हमें लगता है अरे प्रेशर बहुत है, सिलेबस का प्रेशर है, प्रिंसिपल का प्रेशर है, वाइस प्रिंसिपल का प्रेशर है, इतना टाइम डेडलाइंस है, यहाँ पर इतनी होमवर्क की कॉपीज है, क्लास वर्क की कॉपीज है, इतना प्रेशर में जीते हैं, घर का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, हम कैसे करेंगे। लेकिन हमने 3 इडियट्स भी देखी है। हम वायरस नहीं बनना चाहेंगे हम बोमन ईरानी नहीं बनना चाहेंगे जो केवल क्लास में जाकर प्रेशर ही देता था। नहीं तो उस बच्चे जैसे आगे वो बच्चे नहीं आ पाएंगे जो थियरी जो हमारे पास है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में डालकर इतने पेटेंट्स करा पाएंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि 3 इडियट्स के बाद लोगों ने बंद कर दिया कहना कि डॉक्टर या इंजीनियर बनो। कोई नहीं कहता, हम भी नहीं कहते अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनो। हम लोग कहते हैं बेटा काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो काबिलियत झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। Pursue merit, name, fame, money will follow you। इसीलिए मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे लाइफ में टीचर्स का क्या योगदान रहा। तो टीचर्स का तो जरूर रहा, पर विवेकानंद जयंती जो 12 जनवरी की हम सब मनाते हैं युवा दिवस के नाते, तो मैंने विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा, जितना पढ़ सकती थी उतना पढ़ा। और कुछ कहानी उनकी ऐसी हैं जो मुझे ऐसे इंस्पायर करती हैं। मुझे लगता है कि जैसे आप मेरी बहनें मेरे सामने बैठी हैं, मेरे भाई मेरे सामने बैठे हैं, जब तक ईश्वर ने सांस दी है ना तब तक हम मोटिवेटेड रहेंगे, और तब तक हम दिव्य हैं, तब तक हम भव्य हैं। हम सोचते हैं अब तो हम 40 साल के हो गए, अब लाइफ में क्या करेंगे। नहीं अभी 78 इयर्स का है जो प्रेसिडेंट बना है यूएसए में, 78 इयर्स का। आप देखिए, और हम तो सोचते हैं 40-50 साल के हो गए, बस जिंदगी चली गई। नहीं गई है, इसलिए हम लगातार मोटिवेटेड रहे। विवेकानंद जी को पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है वो क्या कहते हैं, परस्यू योर पैशन, मेक योर पैशन एज योर प्रोफेशन, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। यानी सपना देखो, सपना देखो, और इतना बड़ा सपना देखो। मुझे ध्यान है मेरा बेटा जब 12th स्टैंडर्ड में आया, उसका एक दोस्त था, तो मैंने अपने बेटे से पूछा, उसके दोस्त से पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहोगे। तो उसके दोस्त ने कहा, मैडम नहीं आंटी हम तो आरबीआई के गवर्नर बनना चाहेंगे। मैंने कहा बेटा लोग कहते हैं सीए बनना चाहेंगे, हम डॉक्टर बनना चाहेंगे, हम प्रोफेसर बनना चाहेंगे, आरबीआई के गवर्नर समझ नहीं आता। लोग चाहते हैं कि 40-50 हजार की नौकरी हो तो हम ठीक है, आरबीआई के गवर्नर क्यों। कहते मेरी तमन्ना है कि हर 500 और 2000 के नोट पर मेरे हस्ताक्षर हों,
मैं तो आरबीआई का गवर्नर ही बनना चाहूंगा। मुझे ध्यान है हमारे जिया में ही हमारी एक सहेली है, वो आप देखेंगे संतोष यादव जी, जानती हैं सुदेश जी, वो ऊपर से नीचे तक घूंघट में रहती हैं, सफेद साड़ी पहनती हैं। आपको भी बुलाइए उनको अपने यहाँ, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाता है उनके बारे में, मुझे बताया गया है। उन्होंने सपना देखा कि ये मेरे घर से माउंट एवरेस्ट की चोटी की वो दिखती है जगह, मैं तो माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। एक बार, दो बार, शायद 3 बार वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई। आप देखेंगे सिर से पांव तक घूंघट में रहती है। वो थिमक्का, आप गूगल कीजिए, थिमक्का माँ है 106 साल की, उनको 2019 में पद्मश्री का अवार्ड मिला। क्यों मिला पद्मश्री का अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से? आप देखिए, जब शादी हुई, शादी के बाद भी 40 इयर्स तक उनके यहाँ बच्चा नहीं हुआ। समाज ने कहा तुम तो बांझ हो, तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। उनको लगा मैं आत्महत्या कर लूं। पति ने सपोर्ट किया, और पति ने क्या कहा कि तुम्हें पेड़ पौधों से इतना प्यार है, तुम पेड़ों को अपना बच्चा बना लो। जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव से हाईवे लगभग 1 किलोमीटर दूर था। दोनों हस्बैंड वाइफ वो ठेले पर पानी लेकर जाते थे। उन्होंने हाईवे पर वहां पर पौधे लगाए, छोटे छोटे पौधे लगाए, उनको पानी दिया करते थे। एंड कैन यू इमेजिन, उन्होंने 800 बरगद के पेड़ लगाए हैं और 8000 दूसरे पेड़ लगा दिए। यानी ऊपर से देखो आसमान से तो पूरा हाईवे तो कंक्रीट है, लेकिन वो जो जगह है वो हरी भरी है। उनको इसके लिए प्रेसिडेंट का अवार्ड दिया गया। पैशन देखिए आप, जो करो ऐसा करो कि उससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड देने के लिए वो झुके, तो उनको लगा कि शायद राष्ट्रपति जी मेरा आशीर्वाद चाहते हैं, तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, राष्ट्रपति जी के सिर पर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रख दिया, जो फोटो सारे न्यूज़पेपर्स में छपी। आप कॉन्फिडेंस देखिए। वो माँ साड़ी में तो आई थी, पर पैरों में चप्पल नहीं थी उनकी। 106 साल की थिमक्का, कर्नाटका की लेडी। हाँ देखिए, जज्बा हो तो जज्बा ऐसा हो। आप सभी ने अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनी है, 30 साल की लड़की, उनका वीडियो देखा है। उसको पद्मश्री मिला 2019 में। किस लिए मिला? वो तो वॉलीबॉल की प्लेयर थी। सीआईएसएफ का एग्जाम देने के लिए यूपी से दिल्ली आ रही थी 2011 में। ट्रेन से आ रही थी, वहां चोर आ गए, तो इसने देखा चोर तो सबके जेवर लूट रहे हैं और सोना चांदी और पैसा लूट रहे हैं, तो इसने चोरों से संघर्ष किया। चोर ने उसको उठाया और चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। सामने से एक और ट्रेन आ रही थी, वो इसके दोनों पांव के ऊपर से गुजर गई, इसके दोनों पांव कट गए। ये हॉस्पिटल में जब बेड पर उठी, उठ नहीं पा रही थी, होश आया। इसने कहा डॉक्टर साहब मैं कहाँ हूँ? ने कहा आप हॉस्पिटल में हैं। ये डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक कब हो जाऊंगी? उसने कहा आपको जल्दी क्या है ठीक होने की? इसने कहा मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। डॉक्टर्स ने कहा तुम टॉयलेट तक तो खुद जा नहीं सकती हो, दोनों टांगे कट गई हैं, तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ोगी? उसने कहा मुझे तो चढ़ना है। आप सिचुएशन देखो वो कहाँ थी, लेकिन वो केवल माउंट एवरेस्ट चढ़कर उसने तिरंगा झंडा वहां नहीं लहराया, बल्कि दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों में चढ़ गई, वहां तिरंगा झंडा लहराया नकली पांवों के साथ। अब जज्बा देखो। हम देखते हैं कितनी प्रॉब्लम्स हैं मोनिका जी, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, परिवार में ये प्रॉब्लम है, बड़ों की ये प्रॉब्लम है, बीमार हैं लोग, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। हम कैसे सब कर सकते हैं? हम निकुंभ सर कैसे बन सकते हैं? आपने देखा वो थिमक्का कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। वो अरुणिमा सिन्हा बिना पैर के अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, हमारी प्रॉब्लम्स तो बहुत ही छोटी है। उसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, हम हमारे जीवन में एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, हम निर्भीक बने। डरते रहते हैं, अरे बच्चा 11वीं में आ गया, ठीक से पढ़ ले, 11वीं बेस है, 12वीं की, वरना तेरा क्या होगा 12वीं के बाद? किसी कैंपस कॉलेज में तो एडमिशन भूल जा रही। तो वो बच्चा बेचारा यहाँ से प्रेशर, वहां से प्रेशर, पूरा प्रेशर कुकर बन जाता है। उसके बाद वो 12वीं में लगातार पढ़ते पढ़ते एग्जाम देता है, आधों को तो डिप्रेशन ही हो जाता है। 12वीं में लगातार होता है मार्क्स ले आइयो, मार्क्स ले आइयो। अच्छा बच्चा भी ऐसे, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए। मार्क्स आते हैं 96%, बेचारा ना यहाँ का रहता है ना वहां का रहता है, कैंपस में एडमिशन होगा नहीं, बाहर किसी कॉलेज में जाएगा तो लगता है बाहर जाना नहीं किसी कॉलेज में, तो कैंपस में एडमिशन चाहिए। 96% लाकर भी वो
उसको एक फेलियर की सी अनुभूति होती है। मुझे ध्यान है 10th क्लास में हमारे बच्चे के कोई 84% के आसपास आए। हम तो बड़े खुश थे। मैंने कहा बेटा 70% ले आओ, मुझे पता है यू आर डिफरेंट, आप बहुत कुछ लाइफ में करोगे, 70% बहुत है मेरे लिए, मुझे ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। अपने आप पढ़ते पढ़ते ले आए तो मैं बहुत खुश हुई। मैं मार्केट जा रही थी वो कुछ कोक वोक लेने के लिए, जूसेस लेने के लिए, तो रास्ते में मेरी फ्रेंड मिली। मैंने कहा अरे आपकी बेटी के 12th में क्या हुआ? ओ मोनिका जी यू नो व्हाट हैपेंड। क्या हुआ? तो मत पूछे मोनिका जी, बड़ी टेंशन है। मैंने कहा मुझे लगा फेल हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिपीट करवा देना। नो नो मोनिका जी शी हैज गॉट 98%। मैंने कहा 98% 12th में आए हैं तो प्रॉब्लम क्या है? कि उसके बेस्ट फ्रेंड के 98.5% आ गए हैं और यहाँ 84% वाले हम पार्टी कर रहे थे। आप देखिए माँ बाप को इतनी टेंशन होगी तो बच्चों को क्या टेंशन होगी। और आजकल अगर आप टॉप मोस्ट कंपनीज देखेंगे, एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स को देखेंगे, आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के मालिक को देखेंगे, ये सब वो हैं जिनको लगा कि कॉलेज में हमारे टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, कॉलेज ड्रॉप आउट करके वो किया जिसमें इनका इंटरेस्ट था और आज मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक बन गए हैं ये। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ हम टीचर्स को बच्चों को तैयार करना है, जिंदगी के लिए तैयार करना है, पर कोशिश करके देखना है कि कई बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, कई हैं जो म्यूजिक में अच्छे हो सकते हैं, कई हैं जो डांस में अच्छे हो सकते हैं। ये तो अलग अलग फूल हैं जिनको मिलकर गुलदस्ता बनता है। इसलिए इनमें डर नहीं देना, डर बिल्कुल नहीं देना। मुझे ध्यान आता है विवेकानंद जी जब एक बार शिकागो गए थे सर्वधर्म संसद में भाग लेने के लिए। हमसे भी होता है टिकट गुम गई, वहां एड्रेस जिससे जाना था जहां वो गुम गया, क्या किया जाए। तो वहां पर या मुझे ध्यान आया कि जब वो ट्रेन में जा रहे थे विवेकानंद जी, तो वहां पर तब गुलाम था भारत नहीं थे, गुलाम था भारत। तो ट्रेन में जा रहे थे, वहां एक इंग्लिश ऑफिसर उनके साथ फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा था। तो विवेकानंद जी ने देखो उसको हेलो हाय की, बट उसने बड़ा एरोगेंटली मुंह वहां कर लिया कि गुलाम, भारत का गुलाम व्यक्ति मेरे साथ ट्रेन में बैठा हुआ है। तो जैसे विवेकानंद जी की आंख लगी, इंग्लिश ऑफिसर ने उनके शूज उठाए और खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब विवेकानंद जी ने देख लिया, वो चुप रहे, वो शांत रहे। जैसे ही इंग्लिश आर्मी ऑफिसर की आंख लगी तो उन्होंने उसका कोट उठाया और खिड़की से कोट बाहर फेंक दिया। अब जैसे ही इसकी आंख खुली, उसने नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोट तो था नहीं। तो उसने कहा हे यू, वेयर इज माय कोट? इन्होंने बहुत ही शालीनता और शांत भाव से कहा योर कोट हैज गॉन इन सर्च ऑफ माय शूज। तुम्हारा कोट मेरे जूते ढूंढने गया है। आप देखिए गुलाम भारत में थे वो, लेकिन कैसे इंस्पायर करते हैं कि डरना नहीं है, कुछ खराब नहीं होगा, खराब होता नहीं है। वो सोच सोच के हम अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं कि भविष्य में कुछ होगा, जबकि भविष्य सब ठीक रहता है। मैं एक चीज और कहूंगी, कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हमारे बच्चों का चरित्र अच्छा होगा, हमारे स्टूडेंट्स का चरित्र अच्छा होगा। अब हम अगर क्लास बंक करेंगे तो बच्चे क्लास बंक ही करते हैं। और आजकल आप देखिए, हम अगर तहलका से लेकर बाकी कितने ही बाबा हैं वहां तक की बात करते हैं या पादरी उनकी बात करते हैं, तो कैसा है, बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं, नाम है, बिजनेसेस हैं, पर जहां चरित्र में दाग लगता है ना, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह दह जाता है। ये बात अपने बच्चों को बताएं, अपने स्टूडेंट्स को बताएं, अपनी लाइफ में हम ध्यान में रखें। आप देखिए जब विवेकानंद जी गए शिकागो में, तो वहां वो एक बार एक पार्क में सो रहे थे, बेंच के ऊपर सो रहे थे, पता गुम गया था कि कहाँ जाना है। तभी एक अमेरिकन हस्बैंड एंड वाइफ वहां पर आए। तो वाइफ ने देखा कि भगवा चोला पहन के व्यक्ति है, ना कोट पहना है, ना पैंट पहना है इसने, ना शर्ट पहनी है, ऐसे यहाँ लेटा हुआ है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा लुक एट दिस मैन, हाउ अगली ही लुक्स। तो वहां पर विवेकानंद जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सिस्टर, in your country America it is the tailor that makes a man, but in my country India it is the character that makes a man. इसलिए when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, but when character is lost everything is lost. वो बच्चे फिर रिस्पेक्ट नहीं करते, ना घर में करेंगे ना क्लास में करेंगे। आखिरी बात, कंपटीशन। आप में से किस किस ने सीआईडी देखा है? हम हाथ खड़ा कर सकते हैं। कौन कौन सीआईडी देखता रहा है?
लगभग धीरे धीरे हाथ ऊपर आ रहा है। सभी ने लगभग सीआईडी देखा है। सीआईडी का जो बेस्ट डायलॉग था, मुझे वो सबसे अच्छा लगता था, वो था किन्हीं दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते। यानी आप सब दिव्य हैं, भव्य हैं, अनोखे हैं। आप जैसा दूसरा इस पूरे संसार में नहीं है। आपका कोई जुड़वा भी होगा, वो भी आप नहीं है। आप जैसी कुछ बातें उसकी मिलती होंगी, आप नहीं है। और भगवान तो जेरोक्स कॉपीज बनाता नहीं है, तो भगवान ने आपको क्यों बनाया? कि कुछ खास है जो आप करने के लिए संसार में आए हैं। ठीक है, रोजमर्रा का उठना बैठना सोना सब चलता रहेगा, लेकिन वो खास को पहचानिए। जब उस खास को, उस कॉज को पहचानेंगे ना, आप देखिए उस कॉज में आप पढ़ाने के साथ साथ समाज की और राष्ट्र की ऐसी सेवा करेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो उस ईश्वर की सेवा कर रही हूँ। मुझे किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि बताइए अगर लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली को एक क्लास में डाल दिया जाए, कंपेयर किया जाए, आपको हम ज्योमेट्री के सम्स देते हैं, देखते हैं कौन टॉप होगा कौन फेल होगा, क्या हम कर सकते हैं? शायद लता मंगेशकर जी टॉप कर जाए, सचिन तेंदुलकर जी के 50% मार्क्स आए, अमिताभ बच्चन जी के 33% आए और विराट कोहली जी तो फेल ही हो जाए। पर क्या ये पैरामीटर है, क्या ये मापदंड है इन लोगों को आंकलन करने का? इनके नहीं है ये मापदंड। इन सब में अनोखी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इनके शिक्षकों ने प्रोत्साहित की होंगी, आगे जाकर ये ऐसे बढ़ पाए। और इसीलिए आप शिक्षक तय करेंगे कि बच्चे कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, या बच्चे कहेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। या आप शिक्षक तय करेंगे। और वो जब बच्चा बोलेगा ना, तो जज हो या बाकी लोग हो, समाज हो, वो यही कहेगा इसके शिक्षक का नाम क्या है, उसने इसको क्या सीख दी है, क्या सिखाया है कि ये बच्चा ऐसा निकला है। इसलिए बहुत से कन्हैया कुमार नहीं होते अगर ऐसे शिक्षक ना होते जो उनको ऐसी बात बता रहे हैं। तो दो तरह के लोग आज इस दुनिया में हैं। एक है मेक इंडिया ब्रिगेड, जो आप लोग सब हैं, जो आप कहते हैं कि जहां भी खाई है उस खाई को पाट दो, हमेशा सामंजस्य की बात करो, आपस में प्यार मोहब्बत की बात करो। और दूसरी ओर है हेट इंडिया ब्रिगेड, जो बात करती है आर्य वर्सेस द्रविड़, ब्राह्मण वर्सेस दलित, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, नॉर्थ वर्सेस साउथ, जो कहीं ना कहीं कोर्स बुक्स में आपको पढ़ाया भी जाता है, आप पढ़ाते भी हैं आगे। क्या पढ़ाते थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दे वर मिलिटेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट। ये आईसीएसई की बुक से पढ़ाया जाता था। हमने केस फाइल किया, जब केस फाइल किया जज साहब से कहा कि जज साहब दो तरह के टेररिस्ट होते हैं, आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे? एक अच्छे टेररिस्ट है और एक बुरे टेररिस्ट हैं। तो जज साहब को समझ आई, उन्होंने आईसीएसई को डायरेक्ट किया कि भगत सिंह राजगुरु को आप मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट नहीं लिखेंगे, आप इनको फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिकारी लिखेंगे। तो इस प्रकार के कितने ही आर्य बाहर से आए, शक्ल मिला लीजिए आप, जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं और यहाँ आर्यन वर्सेस द्रविड़, ये क्या भेद उत्पन्न कर रहे हैं? ये जो संस्कृति है ये भेद सिखाती है। इसका हमें मुकाबला करना है, अपनी अच्छाई से करना है। इसलिए कम से कम, हम तो शिक्षक हैं, बहुत पढ़ते हैं, मैं जनरली सबको कहती हूँ अध्ययनशील रहें। हम रोज पढ़ें, कोशिश करके 10 पेज एक्स्ट्रा, जो हमारा विषय है जिसको हम चाहते हैं उस पर लगातार लाइफ लॉन्ग अध्ययन करें। हम वो 10 पेज रोज पढ़ें और 1 पेज रोज लिखें। आप देखिएगा साल के अंत तक तो पूरी किताब हम लिख डालेंगे। और जब हम वो 10 पेज अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के हम जब पढ़ते हैं और जब उसका ब्लॉग लिखते हैं या फेसबुक पे लिखते हैं या व्हाट्सएप पे लिखते हैं, हम सोशल लीडर्स बन जाते हैं। लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग कहते हैं इस विषय पर इनका बहुत अच्छा अध्ययन है। इसलिए हम अध्ययन करें, लगातार पढ़ें, लगातार लिखें। समय कम है, कोई बात नहीं, अपना एक टॉपिक चुन लें, 10 पेज पढ़ना, 1 पेज लिखना। और मुझसे एक बार एक हंसराज कॉलेज में बच्ची ने कहा, मैम इतना कुछ चल रहा है यहाँ पर, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। पर मैंने उनसे कहा कि जब राम सेतु बन रहा था, नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद थे, तो एक छोटी सी गिलहरी थी, वहां पानी में डुबकी लगाती, फिर रेत पर आती, रेत को अपने शरीर पर लगाती, फिर
पानी में डुबकी लगाती। तो लोगों ने कहा तुम पगला गई हो गिलहरी, क्या कर रही हो? उसने कहा यहाँ तो नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद हैं, पर मैं इस पूरे यज्ञ में, राम सेतु के काम में अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूं। इस राष्ट्र निर्माण में हमें अपना गिलहरी प्रयास करना है। हम सबको निकुंभ सर बनना है, जिनके पास जब भी हम किसी ईशान नंद किशोर अवस्थी को देखते हैं तो हमें लगे कि हमें इसके जीवन को संवारना है। वो पारस बनना है जिसके स्पर्श से कोई भी हो वो सोना बन जाए। ऐसे आप जिंदगियों को निखारते रहिए, जिंदगियों को देश सेवा में लगाते रहिए। यही आपका राष्ट्र के प्रति योगदान है। तो आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तब तमाके वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनिका अरोड़ा जी। आपने इतने अच्छे शब्दों से हम सभी शिक्षकों का सम्मान बढ़ाया और बहुत कुछ सीखने को मिला। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती।